रुद्रा अकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। पिछले वीडियो में तत्पुरुष समास के भेद पर चर्चा की गई थी और आज पुनः उसी तत्पुरुष समास को लेकर आगे बढ़ते हुए कर्म तत्पुरुष समास के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास, इसका लक्षण यह सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। जैसा कि आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि यह जो लक्षण लिखा गया है यह तो केवल कर्म कारक का पहचान है, लेकिन आप यह भी जानते हैं कि तत्पुरुष समास कारकाधारित समास है, यानी तत्पुरुष समास पूर्ण रूप से कारक पर आधारित है और इसी आधार को लेकर के तत्पुरुष समास को कारकों को आधार मान करके अलग अलग विभाजन किया गया है, जिसके कारण यह तत्पुरुष समास 6 प्रकार का माना जाता है। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण, ये सब अलग अलग तत्पुरुष समास है और सबके अलग अलग लक्षण या पहचान है। तो सबसे पहले जो बोर्ड पर लिखा गया है कर्म तत्पुरुष समास, आइए हम इसके विषय में जानते हैं। लक्षण लिखा गया है को। मैंने बताया कि यह जो को पहचान लिखा गया है वह कर्म कारक का पहचान है और कर्म कारक के आधार पर ही जो तत्पुरुष समास है उसे कर्म तत्पुरुष समास कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि यदि किसी उदाहरण में यह पहचान, कौन सा, कर्म कारक का पहचान यदि दिखाई देता है तो वहां हमेशा कर्म तत्पुरुष समास होता है। किसी भी सामासिक पद में जब उसका हम समास विग्रह करेंगे, उस समास विग्रह में दोनों पदों के बीच में यदि यह पहचान दिखाई देता है जो कि कर्म कारक का पहचान है तो वहां पर तत्पुरुष समास होता है। इसको हम दूसरे रूप में भी कह सकते हैं कि यदि समस्त पद का समास विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच कर्म कारक का पहचान दिखाई दे तो वह कर्म तत्पुरुष समास होता है। यदि समस्त पद का समास विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच कर्म कारक का पहचान, अब कर्म कारक का पहचान है क्या, को, यदि यह पहचान दिखाई देता है तो हमें तुरंत समझ जाना चाहिए कि यहां पर कर्म तत्पुरुष समास है। लेकिन इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा कि यह कर्म कारक का पहचान को
हमें समास विग्रह करते समय कैसे प्राप्त होता है या हमको कैसे लिखना है या कैसे प्रयोग करना है, इस विषय पर, इस बात पर आपको बिल्कुल ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं और उस नियम का पालन करना अति आवश्यक है। तो क्या है नियम, इसको भी मैं बता देता हूं। उसका नियम यह है, यदि यदि समस्त पद के दूसरे पद में, यह तो भली भांति आप लोग जानते हैं कि जो भी समासिक पद है उसमें हमेशा दो पद होते हैं। पहले को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। तो यहां पर लिखा है यदि दूसरे पद में क्या हो, गत, प्राप्त, अतीत, कर, आपन्न, मार, धर, आसन्न, कार, आगत, आदि। शब्द आए तो पूर्व पद के बाद को का प्रयोग करना चाहिए। यह एक विशेष नियम है जो कि कर्म कारक का पहचान को लिखने का तरीका हमको बताता है कि हमको कहाँ लिखना चाहिए। तो इसमें जो लिखा है ध्यान से देखिए, इसको लिखा है यदि समस्त पद के दूसरे पद में, समस्त पद में दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। तो दूसरे पद में यानी उत्तर पद में क्या हो, गत, प्राप्त, अतीत, कर, आपन्न, चोर, मार, धर, आसन्न, कार, आगत आदि, यदि ये शब्द प्रयुक्त हुए हों तो जब भी हम समासिक पद का समास विग्रह करेंगे तो पहले पद के बाद तुरंत हम क्या लिखेंगे, को। ठीक है, को लिखेंगे। यह विशेष नियम है और इसी को से हम पहचानेंगे कि यहां पर तत्पुरुष समास है अथवा नहीं है। आई बात समझ में। उदाहरण के लिए सुख प्राप्त। अब देखिए यह एक सामासिक पद है। क्या है, सामासिक पद है। हमको यह पहचानना है कि इसमें कौन सा समास है या तत्पुरुष समास में कौन सा तत्पुरुष समास है। तो हम तब तक इसमें पहचान नहीं कर पाएंगे जब तक इसका हम समास विग्रह नहीं करेंगे तब तक। तो हमको यदि समास पहचानना है तो सबसे पहले तो हमको यही काम करना होगा कि इसका सबसे पहले हम समास विग्रह करें। तो इसका समास विग्रह क्या है, देखिए सुख प्राप्त में पहला पद है सुख, ये पहला पद हो गया। ठीक, ये पहला पद हो गया और प्राप्त हो गया दूसरा पद। प्राप्त, सुख हो गया पहला पद और प्राप्त हो गया दूसरा पद। हमारा नियम क्या कहता है,
गत प्राप्त अतीत तोड़कर मार धर अपन कार आगत चोर इत्यादि अगर शब्द आते हैं तो हमको क्या करना चाहिए, पहले पद के बाद हमें लिख देना चाहिए, यानी जोड़ देना चाहिए। क्या जोड़ देना चाहिए? हो नियम के अनुसार। तो समास विग्रह क्या होगा? सुख पहला पद है ही, प्राप्त दूसरा पद पहले से ही है, ठीक है ना। तो नियम के अनुसार हम दोनों पदों के बीच में क्या लिखेंगे? हो लिख दिए भाई, सुख पहला पद, प्राप्त दूसरा पद। नियम के अनुसार हमको लिखना क्या है? पहले पद के बाद हमको यह लिखना है। तो हमने लिख दिया, और जब हमने लिख दिया तो यह क्या हो गया? समास विग्रह। और जब हमने समास विग्रह कर लिया तो हमने भली भांति देखा कि कर्म कारक का पहचान को प्राप्त हो रहा है। दिखाई दे रहा है ना? को कर्म कारक का पहचान है। और जब कर्म कारक का पहचान हमको दिखाई दे दिया तो हम तो भली भांति जानते हैं कि तत्पुरुष समास कारक आधारित समास होता है। कहने का मतलब कि यहां पर क्या होगा? कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, ठीक है। इसी प्रकार से होगा अधिकार प्राप्त, ज्ञान प्राप्त भी होगा। और एक उदाहरण देख लीजिए, कालातीत, कालातीत, यदि इसका हम पहले संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? काल और धन क्या होगा? अतीत होगा, जिसमें काल हमारा होगा पहला पद, अतीत होगा दूसरा पद, ठीक। अब नियम क्या है? अब नियम पर ध्यान दीजिए, नियम पर ध्यान दीजिए। गत प्राप्त अतीत कर अगर आता है, कहा? दूसरे पद में आता है, तो हमको क्या करना है? पहले पद के बाद लिख देना है। क्या लिख देना है? को लिख देना है। आइए हम लिख कर देखते हैं। काल और अतीत, हमने पहला पद भी लिख दिया, दूसरा पद भी लिख दिया। अब हमको लिखना क्या है? जो हमारा नियम बताता है। इस नियम के अनुसार हमको क्या लिखना है? हो। यह हो गया समास विग्रह। और जब हमने समास विग्रह किया तो हमने देखा कि यहां दोनों पदों के बीच में हमें क्या प्राप्त हो रहा है? कर्म कारक का पहचान। कहने का मतलब कि यहां पर कर्म तत्पुरुष समास है, ठीक है। इसी प्रकार से है कमर तोड़, मरणातुर है, दुखापन्न है, स्वर्गगत है इत्यादि है, ठीक है। अब हम चलेंगे अगले नियम की ओर। एक विशेष नियम मैं बता देना चाहता हूं कि यदि कोई गति अर्थक क्रिया है, गति अर्थक, यदि गत्यर्थक, जिसका संधि विच्छेद करेंगे तो गति अर्थक होगा। यदि कोई गति अर्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है तो यदि गति अर्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है तो जब हम समास विग्रह करेंगे, समास विग्रह करते समय केवल और केवल कर्म कारक का प्रयोग
होता है। यह नियम दूसरा है। ठीक है, दूसरा नियम क्या है? यदि गत्यर्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है, मतलब कोई ऐसा सामासिक शब्द दिया हुआ है या कोई ऐसा उदाहरण दिया गया है जिसमें कोई ऐसी क्रिया है जो गत्यर्थक है। गत्यर्थक का मतलब जो आने और जाने का संकेत करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने का संकेत करती है। कोई ऐसी क्रिया दी हुई है, कोई ऐसी क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो जब भी उसका हम समास विग्रह करेंगे तो हमेशा केवल कर्म कारक का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए शरणागत। शरणागत, अब देखिए यह उदाहरण दिया गया है। अब इसमें हमको पहचान करना है कि यहां पर कर्म तत्पुरुष समास है अथवा नहीं है, अथवा कौन सा समास है। तो जब तक इसका हम समास विग्रह नहीं करेंगे तब तक तो इसे हम पहचानेंगे नहीं। तो आइए इसका समास विग्रह पहले हम करते हैं। ठीक है ना, देखिए यह जो शब्द दिया गया है यहाँ पर बहुत साधारण शब्द है, आपके जीवन में पता नहीं कितनी बार आया होगा और हमेशा आता रहेगा। लोग आसानी से इसका अर्थ लगा लेते हैं। क्या अर्थ लगाते हैं? शरण में आगत ना, शरण में आगत, लोग इसका साधारण अर्थ लगा लेते हैं शरण में आगत या शरण में आया हुआ। ठीक है, अच्छा यदि हम इसका समास विग्रह इसको मानते हैं तो अब इसमें देखिए कि कौन सा समास है। ठीक है, कौन सा समास है इसमें पहले देखिए। शरण हो गया आपका पहला पद, आगत हो गया दूसरा पद, और यहां बीच में क्या दिखाई दे रहा है? संबंध कारक में पर ऊपर एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है संबंध कारक। जब यहां संबंध कारक का पहचान हमको दिखाई दे रहा है तो यहां पर क्या होगा? संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है, यहां पर संबंध तत्पुरुष समास हो गया, लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि यह गलत है। यह गलत है। अब आप पूछेंगे कि क्यों गलत है, तो मैं बता रहा हूं क्यों गलत है। क्योंकि यहां पर नियम में दिया गया है कोई गत्यर्थक क्रिया, कोई गत्यर्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है तो समास विग्रह करते समय केवल कर्म कारक का प्रयोग होगा। बात आई समझ में? गत्यर्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है तो समास विग्रह करते समय केवल कर्म कारक का ही प्रयोग होगा, ना कि दूसरे कारक का प्रयोग हुआ। तो अब हमको कर्म कारक का प्रयोग करना है, तो आइए देखते हैं कर्म कारक का प्रयोग हम करके। पहला पद है शरण और दूसरा पद है आगत। हमको करना क्या है? शरण पहला पद, आगत हो गया दूसरा पद। करना क्या है? आगत, यही जो दूसरे पद में दिया गया है आगत, यह तो गति अर्थक क्रिया है। तो जब गति अर्थक क्रिया यहां पर दी गई है तो हमको क्या करना है? पहले पद के साथ क्या जोड़ देना है? कर्म कारक जोड़ देना है। क्या जोड़ना है? कर्म कारक। और कर्म कारक का पहचान क्या होता है? हो, यानी यहां पर हम लिखेंगे हो। समास विग्रह क्या हो गया? शरण को आगत, और जैसे ही हमने यहां पर लिखा तो यहां पर हम लिखेंगे समास का नाम कर्म। यह कर्म क्या है? कारक है, क्योंकि यह को कर्म कारक का ही पहचान है। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं तत्पुरुष समास, तो यहां पर तत्पुरुष समास जोड़ दीजिए। तत्पुरुष समास हो गया। उदाहरण समझ में आया? इसी प्रकार से होगा स्वर्गगत, गृहागत, हस्तगत। एक और देख लीजिए, स्वर्गगत। ठीक है, अब इसका समास विग्रह कीजिए। क्या होगा? स्वर्ग होगा पहला पद और गत होगा
दूसरा पद। ठीक, यह क्या है? पहला पद और यह क्या है? दूसरा पद। हमको नियम के अनुसार गत, गत का मतलब गया हुआ ना, स्वर्गागत, यहां स्वर्गगत नहीं स्वर्गागत होगा, यहां पर आ होगा। स्वर्ग पहला पद और आगत दूसरा पद हो गया। आगत माने आया हुआ। अब इसका समास विग्रह हम यह भी कर सकते हैं, स्वर्ग में आगत। आगत जो कि सरासर एकदम गलत है। क्यों? क्यों गलत है? अरे भाई देखने में तो एकदम सटीक दिखाई दे रहा है, शुद्ध है, लिखा हुआ है, फिर भी नियम के अनुसार यदि हम देखें तो यह समास विग्रह गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पर यह जो बीच में एक पहचान दिखाई दे रहा है, यह संबंध तत्पुरुष समास दिखाई दे रहा है। ठीक है, और हमारा नियम क्या बताता है? नियम हमारा यही बताता है कि यदि कोई गत्यर्थक क्रिया है तो वहां पर हमको कर्म कारक का प्रयोग करना है। तो यहां पर तो ये गत्यर्थक क्रिया है, तो यहां पर हम इसका प्रयोग ना करके बल्कि क्या करेंगे, स्वर्ग और आगत के बीच हमको केवल लिख देना है हो गया समास विग्रह। इसको हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, शायद हमारी बात सबको समझ में आ रही होगी। और एक और विशेष नियम है, उसको भी ध्यान से देख लीजिए। नियम नंबर 3। नियम नंबर 3, यदि समास विग्रह करने पर, यदि समास विग्रह करने पर अंत में वाला या वाली वाला या वाली शब्द का प्रयोग हो तो वहां कर्म तत्पुरुष समास के स्थान पर बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास होता है। ध्यान दीजिए, यदि समास विग्रह करने पर अंत में, किसके अंत में? जो हमारा समासिक पद है, समास का पहचान करने के लिए उसका समास विग्रह हम करेंगे। तो जब हम समास विग्रह करते हैं उस सामासिक पद का, तो सबसे अंत में यदि ये शब्द आते हैं, कौन से शब्द? वाला या वाली। यदि ये शब्द आते हैं तो वहां पर भले ही कर्म तत्पुरुष समास हो, लेकिन वहां पर कर्म तत्पुरुष समास ना हो करके क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा। वहां पर लक्षण आपको दिखाई देगा कर्म तत्पुरुष समास का, लेकिन नियम के अनुसार, यानी नियम बताता है कि वहां पर कर्म तत्पुरुष समास ना होकर के बहुव्रीहि समास होगा। अब क्यों होगा? क्योंकि वाला या वाली
वाला और वाली शब्द उस समय विशेषण का कार्य करते हैं। उस समय ये वाला या वाली जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, ये दोनों शब्द विशेषण का कार्य करते हैं। साथ ही न तो पहला पद न तो दूसरा पद, बल्कि दोनों पद मिल करके किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। जैसे जैसे विषधर, विषधर एक समासिक पद है। अब इसमें हमको समास पहचान करना है, तो आइए सबसे पहले इसका हम समास विग्रह कर लेते हैं। क्या होगा? विषधर लिखा है, विषधर का मतलब क्या होगा? विष को धारण करने वाला, ये हुआ। विषधर का समास विग्रह क्या होगा? विष को धारण करने वाला। यहां पर देखिए, जब हम समास विग्रह किए तो विष पहला पद और धर का मतलब धारण करना दूसरा पद, बीच में क्या आ गया? नियम के अनुसार कर्म कारक आ गया। हमने कर्म कारक को लिखा है नियम के अनुसार, लेकिन एक नियम और भी है जो जिसकी चर्चा अभी तुरंत पीछे की गई है। यहां पर यह शब्द क्या आया हुआ है? वाला। और बताया गया है कि जहां भी वाला या वाली शब्द का प्रयोग होता है वहां पर कर्म कारक नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास होगा। बहुव्रीहि बहुव्रीहि तत्पुरुष समास नियम के अनुसार यह होगा। आई बात समझ में? इसी प्रकार से नरसिंह, नरभक्षी, नरभक्षी जिसमें कि नर है पहला पद और भक्षी है दूसरा पद। अब इसका समास विग्रह करके हम देख लेते हैं। इसका समास विग्रह क्या होगा? नर को भक्षी का मतलब क्या होता है? भक्षित करने वाला। देखिए, नर पहला पद, भक्षी का मतलब भक्षित करने वाला दूसरा पद, और यहां पर देखिए नियम के अनुसार यहां पर कर्म कारक लिखा गया है। तो यहां पर तो होना चाहिए कर्म तत्पुरुष समास, लेकिन यहां पर कर्म तत्पुरुष समास बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बताया गया है कि जब हम समास विग्रह करेंगे तो उसके साथ, यानी समास विग्रह करने पर ये शब्द प्राप्त होता है, तो वहां पर कर्म तत्पुरुष न होकर, कर्म तत्पुरुष समास न होकर के यहां पर बहुव्रीहि समास होगा, यानी बहुव्रीहि तत्पुरुष समास। क्यों? क्योंकि पहला पद और दूसरा पद दोनों वहां पर मुख्य नहीं रहते हैं, बल्कि यहां तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। दूसरी बात, ये वाला या वाली शब्द क्या करते हैं? एक विशेषण का कार्य करते हैं। तो यहां पर तीसरे पद का इशारा कैसे करते हैं? नर को भक्षित करने वाला। नर, नर माने मनुष्य होता है, भक्षित करने वाला माने खा जाने वाला। तो इसको भक्षित करने वाला क्या होगा यहां पर? अर्थात सिंह।
ठीक है। इसी प्रकार से जो पिछला उदाहरण हमने दिया है, आगे देख लीजिए, इसी प्रकार से चक्रधर, चक्रधर, इसका क्या होगा? चक्र को धारण करने वाला। यहां पर क्या होगा? यहां पर तो विशेष पहचान यहां पर दिखाई दे रहा है, कर्म कारक का पहचान, इसलिए यहां पर कर्म तत्पुरुष समास होना चाहिए। लेकिन यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है वाला, इसलिए यहां पर कर्म तत्पुरुष समास ना होकर के यहां पर क्या होगा? बहुब्रीहि, बहुब्रीहि तत्पुरुष समास। ठीक है ना? अच्छा, एक बात और, इसके अनुसार तो यहां पर बहुब्रीहि समास हो गया, लेकिन एक चीज और कि हमने बताया कि पहला पद और दूसरा पद, दोनों पद मिल करके एक तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। तो तीसरा पद यहां पर क्या हो गया? इसको हम आसानी से लिख सकते हैं, अर्थात चक्रधर, यहां पर लिखा हुआ है चक्र को धारण करने वाला, तो चक्र धारण कौन करते हैं? यहां पर हम लिख सकते हैं विष्णु। ये आई बात समझ में? तो यह रहा आज का कर्म तत्पुरुष समास, और अगले वीडियो में अगले दिन पुनः लेकर आएंगे कर्म तत्पुरुष समास को ही, जो कि बाद में पठन पाठन की प्रक्रिया संपूर्ण की जाएगी।